तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गैलेक्ट्री 2 के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एक अपकमिंग मूवी है जो कि 2024 में हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों इससे पहले इसका एक पार्ट हमें देखने को मिल चुका है, उसकी भी टीवी राइट सैटेलाइट के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अपकमिंग मूवी के प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग और सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके सेकंड पार्ट के बारे में आपको देने वाला हूँ। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों इसके साथ इसके बारे में जानना चालू करते हैं। ग्लेडिएटर 2 रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित एक आगामी महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा है। ग्लेडिएटर 2000 की अगली कड़ी के रूप में काम करते हुए यह फिल्म डेविड स्कारपा द्वारा लिखी गई थी और इसमें पॉल मेस्कल, डेंजल वाशिंगटन, जोसेफ क्विन, फ्रेड हैचिंगर, पेड्रो पास्कल, कोनी नील्सन और डेरेक जैकोबी अंतिम दो ने अपनी भूमिकाओं को दोहराया। इसका निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस द्वारा किया जाएगा। ग्लेडिएटर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। परिसर: ग्लेडिएटर में मैक्सिमस द्वारा बचाए जाने के बाद कमोडस का भतीजा लूसियस अब एक वयस्क व्यक्ति है। कास्ट करें: लूसियस वेरस के रूप में पॉल मेस्कल। निर्देशक रिडले स्कॉट का उल्लेख है कि चूंकि लूसियस को आखिरी बार लगभग 15 साल पहले देखा गया था, इसलिए वह अपनी मां के साथ बिना किसी संबंध के जंगल में रह रहा है, जो अब सोचती है कि वह मर चुका है। एक उन्हें पहले ग्लेडिएटर 2000 में स्पेंसर ट्रीट क्लार्क द्वारा चित्रित किया गया था। डेंजल वॉशिंगटन एक पूर्व गुलाम से अमीर हथियार और कमोडिटी डीलर बने जो सम्राटों के प्रति द्वेष रखता था। लूसीला के रूप में कोनी नील्सन लूसियस की मां। यूसिला कोमोडस की बड़ी बहन थी। रोमन सीनेट के सदस्य सीनेटर ग्रेचस के रूप में डेरेक जैकोबी। सह सम्राट कैराकल्ला के रूप में जोसेफ क्विन। फ्रेड हैचिंगर सह सम्राट गेटा के रूप में। पेड्रो पास्कल। मई कैलामावी। लियोर रज। पीटर मेंसा। मैट लुकास। उत्पादन विकास। जून 2001 में ग्लेडिएटर 2000 के लिए प्रीक्वल या सीक्वल की संभावना के रूप में विकास शुरू हुआ, जिसमें डेविड फ्रांजोनी ने एक बार फिर से पटकथा लेखक के रूप में काम करने के लिए प्रारंभिक बातचीत की। अगले वर्ष एक सीक्वल की घोषणा की गई जिसमें जॉन लोगन पटकथा लेखक के रूप में काम करेंगे। 15 साल बाद की कहानी में रोम पर शासन करने वाले प्रेटोरियन गार्ड्स और एक वृद्ध लूसियस शामिल थे जो अपने जैविक पिता के बारे में सच्चाई की खोज कर रहे थे। फ्रांजोनी ने डगलस विक और वाल्टर पार्क्स के साथ निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 3 दिसंबर 2002 में फिल्म के कथानक में लूसियस के वंश से संबंधित प्रीक्वल घटनाओं के साथ साथ मैक्सिमस के पुनरुत्थान को दर्शाने वाली अगली कड़ी घटनाओं को शामिल करने की घोषणा की गई थी। निर्माताओं और रसेल क्रो ने मिलकर और बड़े पैमाने पर मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में प्राचीन रोमन मान्यताओं पर शोध किया। 4 सितंबर 2003 तक रिडले स्कॉट ने घोषणा की कि स्क्रिप्ट पूरी हो गई है, साथ ही यह पुष्टि की कि कहानी मुख्य रूप से मैक्सिमस के गुप्त बेटे लूसियस के आसपास केंद्रित होगी। 5 मई 2006 में स्कॉट ने कहा कि परियोजना पर विकास जारी है, लेकिन फिल्म की सटीक कहानी का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। फिल्म निर्माता ने कहा कि ग्लेडिएटर से जुड़े सभी रचनात्मक दिमाग इस बात पर काम कर रहे थे कि कहानी को वहीं से कैसे आगे बढ़ाया जाए जहां कहानी खत्म हुई थी। स्कॉट ने कहा कि क्रो ने मैक्सिमस को वापस जीवन में लाने के लिए एक काल्पनिक तत्व का समर्थन किया था, जबकि स्कॉट का मानना था कि एक जमीनी ऐतिहासिक दृष्टिकोण बेहतर विकल्प था। जबकि उनका मानना था कि फिल्म नहीं बनेगी, उन्होंने यह बताने की योजना की पुष्टि की कि लूसियस मैक्सिमस और ल्यूसिला का बेटा है। उन्होंने संभावित अगली कड़ी में रोम के भ्रष्टाचार के साथ एक अधिक जटिल स्क्रिप्ट की आवश्यकता पर भी चर्चा की।
इस दौरान निक केव को स्क्रिप्ट का एक नया मसौदा लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में पता चला कि इसे क्राइस्ट किलर के कार्यकारी शीर्षक के तहत लिखा गया था। केव ने कथानक को देवता बनाम मानवता कहानी के रूप में वर्णित किया। इस परिसर में मैक्सिमस को यातनागृह में शामिल किया गया था, जिसे रोमन देवताओं के लिए एक अमर्ष आश्वत योद्धा के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। मसौदे में मैक्सिमस को पृथ्वी पर भेजा गया है और यीशु मसीह और उनके शिष्यों को मारकर ईसाई धर्म की गति को रोकने का काम सौंपा गया है, क्योंकि उनका आंदोलन धीरे धीरे प्राचीन बुतपरस्त देवताओं की शक्ति और जीवन शक्ति को छीन रहा था। अपने निर्धारित मिशन के दौरान मैक्सिमस को अपने ही बेटे की हत्या करने के लिए धोखा दिया जाता है। हमेशा के लिए जीने के लिए अभिशप्त केव की स्क्रिप्ट में मैक्सिमस का धर्मयुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध शामिल है। अंत से पता चलता है कि आधुनिक समय में पात्र अब पेंटागन में काम करता है। अंततः स्क्रिप्ट को अस्वीकार कर दिया गया और खत्म कर दिया गया। 7-8 सितंबर 2010। 2000 के दशक में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बाद ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, जिसमें ग्लैडिएटर के अधिकार और 2006 से पहले की बाकी लाइव एक्शन फिल्म लाइब्रेरी शामिल थी, को 2006 में पैरामाउंट पिक्चर्स को बेच दिया गया और सीक्वल का विकास रोक दिया गया। 11 मार्च 2017 में स्कॉट ने खुलासा किया कि जब चरित्र मर जाता है तो मैक्सिमस को फिर से प्रस्तुत करने की कठिनाइयों का समाधान हो गया था। फिल्म निर्माता ने परियोजना के भविष्य के लिए उत्साह व्यक्त किया, जबकि रसेल क्रो के साथ उनकी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए चर्चा जारी थी। 12 नवंबर 2018 में यह घोषणा की गई कि पैरामाउंट आधिकारिक तौर पर सीक्वल के विकास को हरी झंडी दे रहा है। पीटर क्रेग द्वारा लिखी गई पटकथा के साथ स्कॉट एक बार फिर निर्देशक के रूप में काम करने के लिए प्रारंभिक बातचीत कर रहे थे। स्कॉट डॉग विक, लुसी फिशर, वाल्टर पार्क्स और लॉरी मैकडोनाल्ड के साथ निर्माता के रूप में भी काम करेंगे। यह परियोजना यूनिवर्सल, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस और पार्क्स बटा मैकडोनाल्ड प्रोडक्शंस के बीच एक संयुक्त उद्यम उत्पादन होगा, जिसमें पैरामाउंट पिक्चर्स सह-वित्त पोषण भागीदार के रूप में होगा। 13 जून 2019 तक निर्माताओं ने कहा, हम तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक हमें ऐसा न लगे कि ऐसा करना एक तरह से वैध है। अपने साक्षात्कार में उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वर्तमान स्क्रिप्ट पहली फिल्म के 25-30 साल बाद की है। 14 कथानक लूसियस के इर्द गिर्द केंद्रित होगा। 15 अप्रैल 2021 में क्रिस हेम्सवर्थ ने फिल्म के सह निर्माण के इरादे से परियोजना में शामिल होने के प्रस्ताव के साथ क्रो से संपर्क किया। थॉर लव एंड थंडर 2022 पर एक साथ काम करते हुए दोनों अभिनेताओं ने फिल्म के लिए अतिरिक्त विचार साझा किए। 16 सितंबर 2021 तक स्कॉट ने कहा कि स्क्रिप्ट पर एक बार फिर से काम किया जा रहा था और उनका इरादा अपने मौजूदा प्रोजेक्ट नेपोलियन 2023 के निर्माण के पूरा होने पर अगली कड़ी का निर्देशन करना था। 17 नवंबर में यह पता चला कि डेविड स्कारपा, जिन्होंने नेपोलियन पर स्कॉट के साथ काम किया था, स्क्रिप्ट को फिर से लिख रहे थे। 18 स्कारपा को उनकी दोस्ती के कारण स्कॉट द्वारा काम पर रखा गया था, लेकिन 2019 से फिल्म की कहानी के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट खोजने के लिए स्कारपा को संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण स्कॉट को 10 महीने तक इंतजार करना पड़ा जब तक स्कारपा लुसियस को नायक के रूप में इस्तेमाल करने के विचार के साथ नहीं आया। 19 प्री प्रोडक्शन जनवरी 2023 में पॉल मेस्कल को फिल्म में कास्ट किया गया था, जबकि यह भी बताया गया था कि मूल फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्रमशः आर्थर मैक्स और जेंटी येट्स भी सीक्वल पर काम पर लौट आएंगे।
20 स्कॉट को मेस्कल की प्रसिद्धि के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक उन्होंने उसे BBC 3/Hulu मिनिस्ट्रीज नॉर्मल पीपल के पहले 4 एपिसोड में नहीं देखा था, जिससे स्कारपा द्वारा काम करने के कारण ग्लैडिएटर 2 की कहानी सामने आने के बाद स्कॉट को पूरी मिनी सीरीज देखने को मिली। स्क्रिप्ट के कारण एस्कल को किसी चीज के लिए दिमाग में रखने के कारण उसे कास्ट करना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वह क्रो जितना अच्छा हो सकता है। 19 मुख्य भूमिका के लिए ऑस्टिन बटलर, रिचर्ड मैडेन और माइल्स टेलर पर भी विचार किया गया था। 21 डारिया सिरसेक और माइकल आयरलैंड द्वारा ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर के वेस्ट एंड पुनरुद्धार में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद मेस्कल को चुना गया था। उन्होंने दावा किया था कि जब उन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी तो दर्शकों में मौजूद महिलाएं बहुत मुखर थीं। 22 मार्च में बैरी केघन ने राट गेटा की भूमिका में कलाकारों में शामिल होने के लिए बातचीत शुरू की, जबकि डेंजेल वाशिंगटन कलाकारों में शामिल हुए। 23-24 इसके अतिरिक्त जॉन मैथिसन फिल्म के लिए छायाकार के रूप में लौटने के लिए तैयार थे। 25 अप्रैल 2023 में यह घोषणा की गई थी कि कोनी नील्सन और जिमोन हॉसो क्रमशः ल्यूसिला और जुबा के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे, जबकि जोसेफ क्विन को सम्राट कैराकल्ला के रूप में कलाकारों में जोड़ा गया था। 26-27 मई 2023 में पेड्रो पास्कल में कैलामावी, लियोर रेज, डेरेक जैकोबी, पीटर मेंसा और मैट लुकास फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। केओघन को शेड्यूल के कारण बाहर होने के बाद फ्रेड हैचिंगर ने गेटा की भूमिका निभाने के लिए बातचीत की। संघर्ष जैकोबी ने पहली फिल्म में सीनेटर ग्रेचस की अपनी भूमिका को दोहराया। 28-29 हैचिंगर की पुष्टि अगले महीने की जाएगी। 30 दिसंबर में हाउसॉ ने घोषणा की कि शुरुआत में शामिल होने के बावजूद वह शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण अगली कड़ी के लिए वापस नहीं आएंगे। 31 फिल्मांकन उत्पादन मई 2023 में शुरू होने की उम्मीद थी, जिसमें वारजाजेट मोरक्को को फिल्मांकन स्थान के रूप में निर्धारित किया गया था। 32 शहर में सेट का निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ। 33 फिल्मांकन जून 2023 में शुरू हुआ और अगले 4 महीनों में माल्टा और यूनाइटेड किंगडम के लिए अतिरिक्त फिल्मांकन स्थानों की योजना बनाई गई। 7 जून को फिल्मांकन के दौरान आग लगने की एक दुर्घटना में चालक दल के 6 सदस्य घायल हो गए। 3-0-2-0-2-3 SAG-FTRA हड़ताल के कारण जुलाई में फिल्मांकन निलंबित कर दिया गया था। 35 यह 4 दिसंबर को माल्टा में फिर से शुरू होने वाला था। 36 प्रोडक्शन को माल्टा से फिल्म प्रोत्साहन छूट में लगभग 47 यूरो मिलियन प्राप्त हुए, जिसने यूरोपीय संघ में फिल्म निर्माण के लिए जारी की गई सबसे बड़ी छूट का रिकॉर्ड बनाया। 37 रिलीज ग्लैडिएटर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका में 22 नवंबर 2024 को रिलीज होने वाली है। डेविड स्कारपा एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं। 1-2-3 उन्हें द लास्ट कैसल 2008 में द डे द अर्थ स्टूड स्टिल की रीमेक और जॉन पॉल गेटी 3 अपहरण के बारे में ऑल द मनी इन द वर्ल्ड की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है, जो कि थी दिसंबर 2017 में रिलीज हुई। वह वर्तमान में लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहता है। प्रारंभिक जीवन उनका जन्म फोर्ट कैंपबेल, केंटुकी में हुआ था और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के फिल्म कार्यक्रम में भाग लेने से पहले उनका पालन पोषण टेनेसी और कनेक्टिकट में हुआ था। कैरियर स्कारपा ने फीचर लिखना शुरू किया। 2005 में उन्होंने द डे द अर्थ स्टूड स्टिल का रीमेक विकसित करना शुरू किया। स्कारपा को लगा कि मूल फिल्म के बारे में सब कुछ अभी भी प्रासंगिक है, लेकिन रूपक को परमाणु युद्ध से पर्यावरणीय क्षति में बदल दिया क्योंकि कैसे अब हमारे पास खुद को नष्ट करने की क्षमता है, इसकी विशिष्टताएं बदल गई हैं।
चार्ल्स स्कारपा ने कहा कि 2005 में तूफान कैटरीना की हालिया घटनाओं ने पटकथा लिखते समय उनकी मानसिकता को सूचित किया। 5 उन्होंने कहानी के समापन पर क्लातू के भाषण को रद्द कर दिया क्योंकि आज के दर्शक इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग पर्यावरण के बारे में उपदेश नहीं देना चाहते हैं। हमने अपने विदेशी लोगों को बाहर देखने से बचने की कोशिश की, झील में कूड़ा करकट और चुपचाप रोते हुए आंसू 1970 के दशक के कीप अमेरिका ब्यूटीफुल विज्ञापनों से। 6 उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो सीरीज द मैन इन द हाई कैसल सीजन 4 के लिए सह श्रोता के रूप में काम किया। आगामी परियोजनाएं। निर्देशक रिडले स्कॉट के लिए ऑल द मनी इन द वर्ल्ड लिखने के बाद वह निर्देशक के साथ 2 और परियोजनाओं पर दोबारा काम करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट पर केंद्रित एक ऐतिहासिक महाकाव्य और ग्लैडिएटर की अगली कड़ी। 7-8 वह सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए क्लियोपेट्रा भी लिख रहे हैं, जिसका निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे कर रहे हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ 2017 के एक साक्षात्कार में स्कारपा ने फिल्म को 2 घंटे की दुबली मतलबी राजनीतिक थ्रिलर, हत्याओं आदि से भरपूर बताया और कहा कि यह हमारे सोचने के तरीके से विपरीत दिशा में जाएगी। वह फिल्म चलने वाली है। 9 अक्टूबर 2011 स्कारपा HBO मिनिसीरीज लंदनग्राड भी लिख रही हैं, जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अलेक्जेंडर लिट्विनेंको की भूमिका निभाई है, जिनकी नवंबर 2006 में पोलोनियम 210 विषाक्तता से मृत्यु हो गई थी। 12 लेखन श्रेय। पतली परत, द लास्ट कैसल 2001। जिस दिन पृथ्वी स्थिर रही 2008। दुनिया में सारा पैसा 2017। नेपोलियन 2023। ग्लैडिएटर 2 2024। टेलीविजन। डगलस विक एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं जिनके काम में ग्लैडिएटर, स्टुअर्ट लिटिल और मेमोयर्स ऑफ ए गीशा का निर्माण शामिल है। जीवन और कैरियर। विक अभिनेत्री मैरी जेन वुड्स और संयुक्त राज्य सूचना एजेंसी के निदेशक चार्ल्स जेड विक के बेटे हैं। 1-2 येल विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, जहां वह वुल्फ हेड सोसाइटी के सदस्य थे, डगलस विक ने फिल्म निर्माता एलन जे. पाकुला के लिए उनके कॉफी बॉय के रूप में काम करना शुरू किया। 1979 में विक को अपना पहला फिल्म क्रेडिट तब मिला जब उन्होंने पाकुला की फिल्म स्टार्टिंग ओवर में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में काम किया। विक को पहला एकल निर्माण कार्य 1988 की फिल्म वर्किंग गर्ल में मिला। उनकी अगली फिल्म वुल्फ विक को माइक निकोल्स के साथ फिर से जोड़ेगी, जिन्होंने 1996 की फिल्म द क्राफ्ट का निर्माण करने से पहले वर्किंग गर्ल का निर्देशन किया था। 1999 के वर्ष में विक ने क्रिटिकल हिट गर्ल, इंटरप्टेड और बॉक्स ऑफिस हिट स्टुअर्ट लिटिल दोनों का निर्माण किया। अगला वर्ष विक के लिए अब तक की सबसे बड़ी सफलता ग्लैडिएटर लेकर आया। 3 इस फिल्म को बेस्ट पिक्चर के लिए विक को अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा 2000 में विक ने साइंस फिक्शन हिट हॉलो मैन का निर्माण किया। अगले कुछ वर्षों में विक स्पाई गेम, पीटर पैन, जेएम बैरी क्लासिक कहानी का पहला लाइव एक्शन संस्करण 4-514 एक सफल स्टुअर्ट लिटिल सिक्वल स्टुअर्ट लिटिल 2-5 और विन अ डेट विद डैड का निर्माण करेगा। हैमिल्टन 4-7-5-0-2005 में विक ने 2 और महत्वपूर्ण हिट जारहेड और मेमोयर्स ऑफ ए गीशा के साथ साथ 2 कम सफल फिल्में बिविक्ड और एक अन्य स्टुअर्ट लिटिल सिक्वल स्टुअर्ट लिटिल 3 कॉल ऑफ द वाइल्ड का निर्माण किया। विक ने 2006 में आरवी और हॉलो मैन सिक्वल हॉलो मैन 2 की मध्यम सफलता का निर्माण किया। विक और रेड वैगन का सबसे हालिया प्रोडक्शन द डाइवर्जेंट सीरीज था, जो वेरोनिका रोथ की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलिंग किताबों पर आधारित था। डाइवर्जेंट में शैलेन वुडली, थियो जेम्स,
जस्टिन मैरासिगन, माइल्स टेलर और एंसल एलगॉट के साथ साथ ऑस्कर विजेता केट विंसलेट सहित नए कलाकारों ने अभिनय किया। इसके बाद सीक्वल इंसर्जेंट और एलिगेंट आए, जिसमें नाओमी वॉट्स और जेफ डेनियल भी थे। इससे पहले फिशर और विक ने द ग्रेट गैट्सबी का निर्माण किया था, जिसका निर्देशन बाज लुहरमन ने किया था और इसमें लियोनार्डो डिकै प्रियो, टोबी मैगुइरे और केरी मुलिगन ने अभिनय किया था। 6 असफल सत्यापन। विक की शादी 1986 से लुसी फिशर से हुई है और उनकी 3 बेटियां हैं। एक विक ब्लूग्रास संगीतकार डेव रॉलिंस के भी सबसे अच्छे दोस्त हैं और अक्सर नैशविले में उनके घर पर उनसे मिलने जाते हैं। 7 सत्यापन विफल। रेड वैगन एंटरटेनमेंट। रेड वैगन एंटरटेनमेंट प्रकार निजी, उद्योग मनोरंजन, स्थापित 1999, 24 साल पहले। दोस्तों इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 22 नवंबर 2024 को हमें ये देखने को मिलने वाली है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसे सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा और पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड इसे पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इसे हिंदी में शायद ही रिलीज़ किया जाए। बाकी टीजर ट्रेलर के आने के ऊपर है, यदि इसका हिंदी टीजर ये ट्रेलर ऑफिशियल रूप से आता है तो कन्फर्म ये हिंदी में हमें देखने को मिलेगी। बाकी आप इसे इंग्लिश में अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को आपको मिलने वाली है। बाकी इसका फर्स्ट पार्ट आप टीवी राइट, सैटेलाइट राइट के बारे में बात की जाए तो प्राइम वीडियो पर आप जाकर देख सकते हो और बाकी कई जगह से आप इसे रेंट पर लेकर भी देख सकते हो। बाकी इसके बारे में मैंने आपको सारी कुछ जानकारी बता ही दी है। अब कास्टिंग के बारे में इसके बारे में जानते हैं। सर रिडले स्कॉट जीबी, जन्म 30 नवंबर 1937, एक अंग्रेजी फिल्म निर्माता हैं। उन्हें विज्ञान कथा, अपराध और ऐतिहासिक नाटक शैलियों में फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। उनका काम अपनी वायुमंडलीय और अत्यधिक केंद्रित दृश्य शैली के लिए जाना जाता है। 1, 2, 3 स्कॉट को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2018 में आजीवन उपलब्धि के लिए बाफ्टा फेलोशिप, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं। 4 उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। 5 और 2024 में किंग चार्ल्स III द्वारा उन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस बनाया गया था। 6 लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व छात्र स्कॉट ने विज्ञापनों के निदेशक के रूप में विज्ञापन में जाने से पहले एक डिजाइनर और निर्देशक के रूप में टेलीविजन में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने द डुएलिस्ट्स 1977 से फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और अपनी अगली फिल्म एलियन 1979 से व्यापक पहचान हासिल की। हालांकि उनकी फिल्में सेटिंग और अवधि में व्यापक रूप से फैली हुई हैं, वे शहरी परिवेश की यादगार कल्पना का प्रदर्शन करती हैं, जिसमें ग्लैडिएटर 2000 में दूसरी शताब्दी का रोम, किंगडम ऑफ हेवन 2005 में 2वीं शताब्दी का यरूशलेम, रॉबिन हुड 2010 में मध्ययुगीन इंग्लैंड शामिल हैं। एक्सोडस में प्राचीन मेम्फिस, गॉड्स एंड किंग्स 2014, ब्लैक हॉक डाउन 2001 में समकालीन मोगादिशु और ब्लेड रनर 1982 के भविष्य के शहर परिदृश्य और एलियन प्रोमेथियस 2012, द मार्टियन 2015 और एलियन में विभिन्न ग्रह वाचा 2017। उनकी कई फिल्में अपने सशक्त महिला किरदारों के लिए भी जानी जाती हैं, जैसे एलियन, थेल्मा एंड लुइस 1991 और नेपोलियन 2023। 7-8 स्कॉट को थेल्मा एंड लुइस, ग्लैडिएटर और ब्लैक हॉक डाउन के निर्देशन के लिए 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है। 2 ग्लैडिएटर ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीता और उन्हें द मार्टियन के लिए उसी श्रेणी में नामांकन मिला। 1995 में स्कॉट और उनके भाई टोनी दोनों को सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार मिला। 9 स्कॉट की फिल्में एलियन, ब्लेड रनर और थेल्मा एंड लुइस को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाने का
कारण लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया था। 2004 के बीबीसी सर्वेक्षण में स्कॉट को ब्रिटिश संस्कृति के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 10वां स्थान दिया गया था। 10 स्कॉट को टेलीविजन में उनके काम के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 10 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए हैं। उन्होंने HBO फिल्म द गैदरिंग स्टॉर्म 2002 के लिए उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म और हिस्ट्री चैनल के गेटिसबर्ग 2011 के लिए उत्कृष्ट वृत्तचित्रीय नॉन फिक्शन स्पेशल के लिए 2 बार पुरस्कार जीता। 11 उन्हें RKO 281, 1999, द एंड्रोमेडा स्ट्रेन 2008 और द पिलर्स ऑफ द अर्थ 2010 के लिए एमी नामांकित किया गया था। 12 प्रारंभिक जीवन। मेरी मां ने 3 लड़कों को पाला। मेरे पिता सेना में थे और इसलिए वह अक्सर बाहर रहते थे। युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद हम उनके पीछे पीछे यात्रा करते थे, इसलिए मेरी मां बॉस थीं। उन्होंने कानून और कानून बनाए, कानून भगवान था। हमने बस कहा हाँ ठीक है, हमने बहस नहीं की। मुझे लगता है कि सम्मान वहीं से आया है क्योंकि वह सख्त थी। अपने काम में मजबूत महिला पात्रों के समर्थक स्कॉट अपनी पहली महिला रोल मॉडल के रूप में अपनी मां एलिजाबेथ को श्रेय देते हैं। 13 स्कॉट का जन्म 30 नवंबर 1937 14 को साउथ शील्ड्स में एलिजाबेथ नी विलियम्स और कर्नल फ्रांसिस पर्सी स्कॉट के घर हुआ था। 1516 उनके दादा डिक्सन स्कॉट सिनेमा श्रृंखला के अग्रणी थे और उन्होंने टाइनसाइड के आसपास कई सिनेमाघर खोले। उनका एक सिनेमा टाइनसाइड सिनेमा अभी भी न्यूकैसल में चल रहा है और यूके में आखिरी शेष न्यूज़रील सिनेमा है। 17 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से 2 साल पहले जन्मे स्कॉट का पालन पोषण एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता रॉयल इंजीनियर्स में एक अधिकारी उनके प्रारंभिक जीवन के अधिकांश समय अनुपस्थित रहे। उनके बड़े भाई फ्रैंक मर्चेंट नेवी में तब शामिल हुए जब वह अभी छोटे थे और इस जोड़ी के बीच बहुत कम संपर्क था। 18 इस दौरान परिवार इधर उधर घूमता रहा। वे वेल्स और जर्मनी के अलावा कम्बरलैंड और इंग्लैंड के अन्य क्षेत्रों में भी रहते थे। युद्ध के बाद स्कॉट परिवार वापस काउंटी डरहम चला गया और अंततः टीसाइड में बस गए। विज्ञान कथा में उनकी रुचि बचपन में H.G. वेल्स के उपन्यास पढ़ने से शुरू हुई। 19 वह इट जैसी साइंस फिक्शन फिल्मों से भी प्रभावित थे। अंतरिक्ष से परे का आतंक, जिस दिन पृथ्वी स्थिर रही और वे उन्होंने कहा कि इन फिल्मों ने उन्हें कुछ हद तक आगे बढ़ाया, लेकिन उनका ध्यान तब तक पूरी तरह से आकर्षित नहीं हुआ जब तक कि उन्होंने स्टेनली कुब्रिक की 2001 ए स्पेस ओडिसी नहीं देखी, जिसके बारे में उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने इसे देखा तो मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं कर सकता है। 19 वह टीज पर स्टॉकटन में ग्रेंजफील्ड ग्रामर स्कूल गए और वेस्ट हार्टलेपूल कॉलेज ऑफ आर्ट से डिजाइन में डिप्लोमा प्राप्त किया। 20 वेस्ट हार्टलेपूल में औद्योगिक परिदृश्य ने बाद में ब्लेड रनर में दृश्यों को प्रेरित किया। स्कॉट ने कहा, वेस्ट हार्टलेपूल के निकट स्टील वर्क थे, इसलिए हर दिन मैं उनके बीच से गुजरता था और सोचता था कि वे बहुत शानदार हैं, सुंदर, सर्दी हो या गर्मी, और यह जितना गहरा और अधिक अशुभ होता गया, यह उतना ही अधिक दिलचस्प होता गया। 21 मैं हर दिन कला विद्यालय में सीखी गई हर चीज का उपयोग करता हूं। यह सब कागज की सफेद शीट, पेन और ड्राइंग के बारे में है। स्कॉट अपनी फिल्मों के लिए दृश्य डिजाइन करने में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रभाव के बारे में बोल रहे हैं। 22 स्कॉट ने लंदन में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया, कॉलेज पत्रिका ARK में योगदान दिया और कॉलेज फिल्म विभाग की स्थापना में मदद की। अपने अंतिम शो के लिए उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट लघु फिल्म बॉय एंड साइकिल बनाई, जिसमें उनके छोटे भाई और उनके पिता दोनों ने अभिनय किया था।
फिल्म को बाद में द ड्यूएलिस्ट्स डीवीडी के एक्स्ट्रा खंड पर रिलीज किया गया था। फरवरी 1963 में स्कॉट को बीबीसी टेलीविजन कार्यक्रम टुनाइट के शीर्षक क्रेडिट में डिजाइनर के रूप में नामित किया गया था। 1963 में स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने बीबीसी के साथ एक प्रशिक्षु सेट डिजाइनर के रूप में नौकरी हासिल की, जिसके बाद उन्हें लोकप्रिय टेलीविजन पुलिस श्रृंखला जेड कार्स और विज्ञान कथा श्रृंखला आउट ऑफ द अननोन में काम करना पड़ा। उन्हें मूल रूप से दूसरे डॉक्टर हू धारावाहिक द डेल्स को डिजाइन करने का काम सौंपा गया था, जिसमें धारावाहिक के नामांकित विदेशी प्राणियों को साकार करना शामिल था। काम शुरू करने से कुछ समय पहले शेड्यूल में गड़बड़ी के कारण उनकी जगह रेमंड क्यूसिक को ले लिया गया। 23/1/1965 में उन्होंने बीबीसी के लिए टेलीविजन श्रृंखला के एपिसोड का निर्देशन शुरू किया, जिनमें से केवल एक एपिसोड एडम एडमेंट लाइव्स का एक एपिसोड था। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। 24 शाफ्ट्सबरी डोरसेट में गोल्ड हिल, जहां स्कॉट ने 1973 होविस टेलीविजन विज्ञापन फिल्माया था। 1968 में रिडले और उनके छोटे भाई टोनी स्कॉट, जो आगे चलकर फिल्म निर्देशक भी बने, 25 ने रिडले स्कॉट एसोसिएट्स आरएसए की स्थापना की, जो एक फिल्म और वाणिज्यिक उत्पादन कंपनी थी। 26 एलन पार्कर, ह्यूग हडसन और सिनेमेटोग्राफर ह्यूग जॉनसन के साथ काम करते हुए रिडले स्कॉट ने 1970 के दशक के दौरान आरएसए में कई विज्ञापन किए, जिसमें 1973 होविस ब्रेड विज्ञापन, बाइक राउंड, ढोरक की न्यू वर्ल्ड सिम्फनी की धीमी गति से रेखांकित भी शामिल है। पीतल के लिए पुनर्व्यवस्थित गोल्ड हिल शाफ्ट्सबरी डोर सेट में फिल्माया गया एक 27 पुरानी यादों पर आधारित एक टेलीविजन विज्ञापन जिसने लोगों का ध्यान खींचा। इसे 2006 के सर्वेक्षण में यूके का पसंदीदा विज्ञापन चुना गया। 28291970 के दशक में चैनल नंबर 5 ब्रांड को पुनरुद्धार की आवश्यकता थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाजार और पुराने ब्रांड के रूप में लेबल किए जाने का जोखिम था। 301970 और 1980 के दशक में स्कॉट द्वारा निर्देशित चैनल टेलीविजन विज्ञापन अतियथार्थवादी कल्पना और प्रलोभन के उत्पादन मूल्यों के साथ आविष्कारशील मिनी फिल्में थीं, जो बोतल के मान सिलहूट के साथ एक ही दृश्य कल्पना पर चलती थीं। 30 स्कॉट परिवार के 5 सदस्य निदेशक हैं और सभी ने आरएसए के लिए काम किया है। 31 उनके भाई टोनी एक सफल फिल्म निर्देशक थे, जिनका करियर 2 दशकों से अधिक समय तक फैला था। उनके बेटे जेक और ल्यूक दोनों विज्ञापनों के प्रशंसित निर्देशक हैं, साथ ही उनकी बेटी जॉर्डन स्कॉट भी हैं। जेक और जॉर्डन दोनों लॉस एंजल्स से काम करते हैं, ल्यूक लंदन में स्थित है। 1995 में शेपर्टन स्टूडियो को रिडले और टोनी स्कॉट की अध्यक्षता वाले एक कंसोर्टियम द्वारा खरीदा गया था, जिसने बड़े पैमाने पर स्टूडियो का नवीनीकरण किया और साथ ही इसके आधार का विस्तार और सुधार भी किया। 32 कैरियर 1970 का दशक द डुएलिस्ट्स एलियन द डुएलिस्ट्स 1977 निर्देशक के रूप में रिडले स्कॉट की पहली फीचर फिल्म थी। महाद्वीपीय यूरोप में फिल्माई गई, इसे कांस फिल्म फेस्टिवल में मुख्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म का पुरस्कार जीता। द्वंद्ववादियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक प्रभाव सीमित था। जोसेफ कॉनराड की लघु कहानी द ड्यूएल पर आधारित और नेपोलियन युद्धों के दौरान सेट, यह 2 फ्रांसीसी हुस्सर अधिकारियों डी ह्यूबर्ट और फेरॉड, कीथ कैराडाइन और हार्वे कीटेल का वर्णन करती है, जिनका प्रारंभिक मामूली घटना पर झगड़ा एक कड़वी लड़ाई में बदल जाता है। 15 वर्षों से चला आ रहा झगड़ा बड़े संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जो इसकी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। फिल्म को नेपोलियन की वर्दी और सैन्य आचरण का ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक चित्रण प्रदान करने के लिए सराहा गया है।
3-3-3-4-2-0-1-3 में ब्लूरे पर फिल्म की रिलीज। स्कॉट पर विद्वानों के निबंधों के संग्रह में फिल्म पर एक निबंध के प्रकाशन के साथ हुई। 35 स्कॉट ने मूल रूप से ट्रिस्टन और इसेल्ट के एक संस्करण को अनुकूलित करने की योजना बनाई थी, लेकिन स्टार वार्स देखने के बाद वह बड़े पैमाने पर प्रभाव संचालित फिल्मों की क्षमता के प्रति आश्वस्त हो गए। उन्होंने 1979 की हॉरर बटा साइंस फिक्शन फिल्म एलियन के निर्देशन का काम स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली। स्कॉट ने एलेन रिप्ले को मानक पुरुष एक्शन हीरो से नायिका में बदलने का निर्णय लिया। 36 रिप्ले सिगोर्नी वीवर द्वारा अभिनीत, जो पहली 4 एलियन फिल्मों में दिखाई दिए, एक सिनेमाई आइकन बन गए। 36 जॉन हर्ट के चरित्र के अंतिम दृश्य को कई प्रकाशनों ने सिनेमाई इतिहास में सबसे यादगार में से एक के रूप में नामित किया है। 37 इंग्लैंड के शेपर्टन स्टूडियो में फिल्माई गई एलियन 1979 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में $104 मिलियन से अधिक की कमाई की। 38 स्कॉट 2003 में मूल फिल्म के पुनरुद्धार और पुनः रिलीज में शामिल थे। उस समय प्रचार साक्षात्कार में स्कॉट ने संकेत दिया कि वह एलियन फ्रैंचाइज में 5वीं फिल्म बनाने के लिए चर्चा में थे। हालांकि 2006 के एक साक्षात्कार में स्कॉट ने टिप्पणी की थी कि वह एलियन द डायरेक्टर्स कट से नाखुश थे। उनका मानना था कि मूल बहुत दोषरहित था और इसमें जो कुछ भी जोड़ा गया था वह केवल एक विपणन उपकरण था। 39 स्कॉट बाद में एलियन संबंधित परियोजनाओं में लौट आए, जब उन्होंने मूल फिल्म की रिलीज के 3 दशक बाद प्रोमेथियस और एलियन कॉवेनेंट का निर्देशन किया। 40 1980 का दशक, ब्लेड रनर और अन्य फिल्में। स्टार वार्स के बाहर कोई भी विज्ञान-फाई ब्रह्मांड ब्लेड रनर की तुलना में अधिक अच्छी तरह से सिनेमाई चेतना में अंकित नहीं किया गया है। रिडले स्कॉट के निश्चित 1982 नियो नोयर ने बारिश से भीगी खिड़कियों और एनिमेटेड नियॉन होर्डिंग से सजी छायादार इमारतों का एक विशाल डिस्टोपिया पेश किया, जहां उड़ने वाली कारें थीं, अनथीन रात में गुनगुनाओ। एरिक कोहन, इंडीवायर, 2017। 41 एक साल तक ड्यून के फिल्म रूपांतरण पर काम करने के बाद और अपने भाई फ्रैंक की अचानक मृत्यु के बाद, स्कॉट ने फिलिप के डिक के उपन्यास डू एंड्रॉइड्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिक शीप के फिल्म संस्करण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। ब्लेड रनर का पुनः शीर्षक और हैरिसन फोर्ड अभिनीत यह फिल्म 1982 में सिनेमाघरों में व्यावसायिक रूप से निराशाजनक रही, लेकिन अब इसे क्लासिक माना जाता है। 4-2-4-3-1-9-9-1 में स्कॉट के नोट्स का उपयोग वार्नर ब्रदर्स द्वारा एक त्वरित निर्देशकीय कट बनाने के लिए किया गया था, जिसमें मुख्य चरित्र के वॉयसओवर को हटा दिया गया था और अंत सहित कई अन्य छोटे बदलाव किए गए थे। बाद में स्कॉट ने व्यक्तिगत रूप से ब्लेड रनर की डिजिटल बहाली की निगरानी की और जिसे दफा इनल कट कहा गया, उसे मंजूरी दे दी। यह संस्करण 5 अक्टूबर 2007 को लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क शहर और टोरंटो सिनेमाघरों में और दिसंबर 2007 में एक विस्तृत डीवीडी रिलीज के रूप में रिलीज किया गया था। 44 आज ब्लेड रनर को कई आलोचकों द्वारा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विज्ञान कथा फिल्मों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। 45 आंशिक रूप से भविष्य के शहरी परिदृश्य के इसके बहुत अधिक नकल किए गए चित्रों के लिए धन्यवाद। 46 इसकी चर्चा अक्सर विलियम गिब्सन के उपन्यास न्यूरोमैंसर के साथ साइबरपंक शैली की शुरुआत के रूप में की जाती है। किंग्स कॉलेज लंदन में स्टेम सेल जीव विज्ञानी स्टीफन मिंगर कहते हैं, यह अपने समय से बहुत आगे था और कहानी का पूरा आधार मानव होना क्या है और हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं। यह युग है पुराने प्रश्न। 47 स्कॉट ने ब्लेड रनर को अपनी सबसे संपूर्ण और व्यक्तिगत फिल्म बताया है। 48 1985 में
स्कॉट ने अर्नोन मिल्चन द्वारा निर्मित एक फंतासी फिल्म लीजेंड का निर्देशन किया। स्कॉट ने राजकुमारियों, यूनिकॉर्न और भूतों की दुनिया पर आधारित एक वंस अपॉन ए टाइम कहानी बनाने का फैसला किया, जिसका फिल्मांकन लगभग पूरी तरह से स्टूडियो के अंदर किया गया। स्कॉट ने टॉम क्रूज को फिल्म के नायक जैक के रूप में चुना, राजकुमारी लिली के रूप में मिया सारा और टिम करी शैतान सींग वाले अंधेरे के भगवान के रूप में। 49 स्कॉट ने बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो में 007 स्टेज पर एक वन सेट बनाया था। जी समय 60 फीट ऊंचे पेड़ और 30 फीट व्यास वाले तने थे। 50 फिल्मांकन के अंतिम चरण में जंगल का सेट आग से नष्ट हो गया। जेरी गोल्डस्मिथ के मूल स्कोर का उपयोग यूरोपीय रिलीज के लिए किया गया था, लेकिन उत्तरी अमेरिका में इसे टेंजेरीन ड्रीम के स्कोर से बदल दिया गया। रॉब बॉटिन ने फिल्म को अकादमी पुरस्कार नामांकित मेकअप प्रभाव प्रदान किया, विशेष रूप से करी की लाल रंग की शैतान आकृति। रिलीज पर एक बड़ी व्यावसायिक विफलता के बावजूद फिल्म एक पंथ क्लासिक बन गई है। 2002 डायरेक्टर स्कट ने गोल्डस्मिथ के मूल स्कोर को बहाल कर दिया। 51 स्कॉट ने 1987 में टॉम बेरेंजर और मिमी रोजर्स अभिनीत एक रोमांटिक थ्रिलर समवन टू वॉच ओवर मी और माइकल डगलस और एंडी गार्सिया अभिनीत एक पुलिस ड्रामा ब्लैक रेन 1989 बनाई, जिसकी आंशिक शूटिंग जापान में हुई थी। बाद को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। ब्लैक रेन संगीतकार हंस जिमर के साथ स्कॉट के 6 सहयोगों में से पहला था। 52-53 1984 एप्पल मैकिंटोश विज्ञापन। मुख्य लेख 1984 विज्ञापन। 1984 में स्कॉट ने एप्पल कंप्यूटर के मैकिंटोश कंप्यूटर को लॉन्च करने के लिए एक बड़े बजट $9 लाख के टेलीविजन विज्ञापन 1984 का निर्देशन किया। 54 स्कॉट ने लगभग $3,70,000 में इंग्लैंड में विज्ञापन फिल्माया। 55 जिसका अमेरिका में 22 जनवरी 1984 को सुपर बॉल 18 के दौरान सिनेमाघरों में प्रदर्शन के साथ शोकेस प्रसारण किया गया। 56 कुछ लोग इस विज्ञापन को विज्ञापन में एक वाटरशेड इवेंट मानते हैं। 57 और एक उत्कृष्ट कृति। 58 एडवर्टाइजिंग एज ने इसे 50 महानतम विज्ञापनों की सूची में शीर्ष पर रखा। 59 जॉर्ज ऑरवेल के 1984 पर आधारित एक डायस्टोपियन भविष्य पर आधारित स्कॉट के विज्ञापन में मैकिंटोश के आगमन का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसकी नायिका अंग्रेजी एथलीट अन्या मेजर द्वारा चित्रित का उपयोग किया गया था। एप्पल की तस्वीर से सजी उसकी सफेद टैंक टॉप द्वारा दर्शाया गया है। मैकिंटोश कंप्यूटर मानवता को अनुरूपता बिग ब्रदर से बचाने के एक साधन के रूप में IBM की ओर इशारा करता है, जो उस समय कंप्यूटिंग में प्रमुख शक्ति थी। 60 1990 का दशक। 6 जुलाई 2010 को YouTube ने स्कॉट द्वारा निर्मित एक प्रायोगिक वृत्तचित्र कार्यकारी लाइफ इन ए डे के लॉन्च की घोषणा की। 27 जनवरी 2011 को सनडांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया। इसमें दुनिया भर के YouTube उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 24 जुलाई 2010 को शूट किए गए फुटेज शामिल हैं। 7-7-2012 के लंदन ओलंपिक की तैयारी के हिस्से के रूप में स्कॉट ने ब्रिटेन इन ए डे का निर्माण किया, एक वृत्तचित्र फिल्म जिसमें 12 नवंबर 2011 को ब्रिटिश जनता द्वारा शूट किए गए फुटेज शामिल थे। 78 2012 में स्कॉट ने लेडी गागा की खुशबू फेम के लिए विज्ञापन का निर्माण किया। इस विज्ञापन के ट्रेलर से जुड़े अनौपचारिक क्रेडिट में इसे अब तक का पहला काला EOD परफ्यूम बताया गया था। 24 जून 2013 को स्कॉट की श्रृंखला क्राइम्स ऑफ द सेंचुरी CNN पर शुरू हुई। 1979 नवंबर 2012 में यह घोषणा की गई थी कि स्कॉट बेली वॉल्श द्वारा निर्देशित और लाइफ इन ए डे से प्रेरित डॉक्यूमेंट्री स्प्रिंगस्टीन एंड आई का निर्माण करेंगे, जिसे स्कॉट ने निर्मित भी किया था। फिल्म में दुनिया भर के प्रशंसकों के फुटेज दिखाए गए।
एक ही संगीतकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन उनके लिए क्या मायने रखते थे और उन्होंने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया। 80 यह फिल्म 22 जुलाई 2013 को 50 देशों में केवल एक दिन के लिए और 2000 से अधिक फिल्म स्क्रीनों पर रिलीज की गई थी। 80 स्कॉट ने लेखक कॉर्मैक मैककार्थी की पटकथा के साथ द काउंसलर 2013 का निर्देशन किया। 81-82 अक्टूबर 2013 को इंडीवायर ने बताया कि स्कॉट द काउंसलर फिल्म के लिए मैककार्थी ने अपनी पहली विशिष्ट स्क्रिप्ट बेचने से पहले निर्देशक पटकथा लेखक बिल मोनाहन के साथ लेखक के 1985 के उपन्यास ब्लड मेरिडियन का रूपांतरण विकसित करने में भारी रूप से शामिल थे। द डिपार्टेड। लेकिन जैसा कि स्कॉट ने टाइम आउट साक्षात्कार में कहा था, स्टूडियो इसे बनाना नहीं चाहता था। किताब बहुत समझौताहीन है, यही इसके बारे में बहुत अच्छी बात है, पश्चिम विरोधी के रूप में वर्णित। 83 स्कॉट ने बाइबिल से प्रेरित महाकाव्य फिल्म एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स का निर्देशन किया था, जो दिसंबर 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली थी, विशेषकर मध्य पूर्वी पात्रों के रूप में श्वेत अभिनेताओं की कास्टिंग के लिए, और $140 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $268 मिलियन की कमाई की, जिससे यह एक वित्तीय निराशा बन गई। बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो में फिल्माई गई इस फिल्म में क्रिश्चियन बेल ने मुख्य भूमिका निभाई। 84 स्कॉट ने नासा की मंगल ग्रह की यात्रा और उनकी फिल्म द मार्टियन के बारे में एक प्रश्न और उत्तर सत्र में भाग लिया। 18 अगस्त 2015। मई 2014 में स्कॉट ने द मार्टियन को निर्देशित करने के लिए बातचीत शुरू की, जिसमें मैट डेमन ने मार्क वॉटनी की भूमिका निभाई। 85 स्कॉट के पिछले कई कार्यों की तरह द मार्टियन में जेसिका चैस्टेन के चरित्र के रूप में एक नायिका है जो मिशन कमांडर है। 86 यह फिल्म मूल रूप से 25 नवंबर 2015 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में फॉक्स ने इसकी रिलीज डेट विक्टर फ्रैंकस्टीन के साथ बदल दी और इस तरह द मार्टियन 2 अक्टूबर 2015 को रिलीज हुई। 87-88 द मार्टियन एक आलोचनात्मक फिल्म थी और व्यावसायिक सफलता के साथ दुनिया भर में $630 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो स्कॉट की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 89-90-91 प्रोमेथियस की अगली कड़ी एलियन कोवेनेंट की शूटिंग 2016 में शुरू हुई, 4 मई 2017 को लंदन में प्रीमियर हुआ और 19 मई 2017 को आम तौर पर रिलीज हुई। 92 फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें कई लोगों ने माइकल फेसबेंडर की प्रशंसा की। दोहरा प्रदर्शन और फिल्म को निर्देशक रिडले स्कॉट और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए फॉर्म में वापसी कहा गया। 93-94 अगस्त 2011 में एल्कॉन पार्टनर्स ब्रोडरिक जॉनसन और एंड्रयू कोसोव के साथ एल्कॉन एंटरटेनमेंट द्वारा ब्लेड रनर के सीक्वल के निर्माण के बारे में जानकारी लीक हो गई। 95 स्कॉट ने नवंबर 2014 में वैरायटी प्रकाशन को सूचित किया कि वह अब फिल्म के निर्देशक नहीं हैं और केवल निर्माता की भूमिका निभाएंगे। स्कॉट ने यह भी खुलासा किया कि फिल्मांकन 2015 के भीतर किसी समय शुरू हो जाएगा और हैरिसन फोर्ड ने मूल फिल्म से अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन उनका चरित्र केवल अगली कड़ी के तीसरे भाग में दिखाई देना चाहिए। 96 फरवरी 2015 को सीक्वल की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई, जिसमें डेनिस विलेन्यूवे को फिल्म का निर्देशन करने के लिए नियुक्त किया गया और स्कॉट एक कार्यकारी निर्माता थे। 97 अगली कड़ी ब्लेड रनर 2049 सार्वभौमिक प्रशंसा के लिए 6 अक्टूबर 2017 को जारी की गई थी। 98 मई से अगस्त 2017 तक स्कॉट ने ऑल द मनी इन द वर्ल्ड को फिल्माया, जो जॉन पॉल गेटी 3 के अपहरण के बारे में एक नाटक था, जिसमें मार्क वालबर्ग और मिशेल विलियम्स ने अभिनय किया था।
99 केविन स्पेसी ने मूल रूप से गेटी सीनियर का किरदार निभाया था। हालांकि अभिनेता के खिलाफ कई यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद स्कॉट ने उनकी जगह क्रिस्टोफर प्लमर को लेने का फैसला किया और कहा, आप किसी भी आकार या रूप में इस तरह के व्यवहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम किसी एक व्यक्ति के कृत्य का प्रभाव अन्य सभी लोगों के अच्छे कार्यों पर नहीं पड़ने दे सकते। यह इतना आसान है। 101 स्कॉट ने 20 नवंबर को प्लमर के साथ स्पेसी के दृश्यों की फिर से शूटिंग शुरू की, जिसमें इंग्लैंड के पश्चिमी सफोल्क में एल्वेडेन हॉल में फिल्मांकन भी शामिल था। 101 25 दिसंबर 2017 की रिलीज की तारीख के साथ फिल्म स्टूडियो को संदेह था कि स्कॉट इसे प्रबंधित करेगा। उन्होंने कहा, वे ऐसे थे, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। भगवान आपके साथ रहें। 101 102 2020। यह भी देखें, रिडले स्कॉट की अवास्तविक परियोजनाएं। 2020 में स्कॉट ने द लास्ट ड्यूएल का निर्देशन किया, जो एरिक जैगर की 2004 की किताब द लास्ट ड्यूएल, ए ट्रू स्टोरी ऑफ क्राइम, स्कैंडल एंड ट्रायल बाय कॉम्बैट इन मिडीवल फ्रांस का फिल्म रूपांतरण है, जिसमें एडम ड्राइवर, मैट डेमन और जोडी कॉमर ने अभिनय किया था। 15 अक्टूबर 2021 103 को सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। $100 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले केवल $30.6 मिलियन की कमाई की। 104 फिल्मांकन स्थानों में बर्जे ले चैटेल का फ्रांसीसी मध्ययुगीन महल 100 अतिरिक्त लोगों सहित 300 लोगों के फिल्म दल के साथ 105 और आयरलैंड शामिल थे। 106 2021 में उन्होंने हाउस ऑफ गुच्ची का निर्देशन किया, जो पैट्रिजिया रेगियानी द्वारा संचालित मॉरिजियो गुच्ची की हत्या के बारे में एक फिल्म थी, जिसे क्रमशः एडम ड्राइवर और लेडी गागा द्वारा चित्रित किया गया था। स्कॉट को मूल रूप से 2006 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन नवंबर 2019 में परियोजना पर लौटने से पहले परियोजना कई वर्षों तक विकास के नरक में पड़ी रही। विभिन्न निर्देशकों ने हस्ताक्षर करने के लिए बातचीत की। 107 108 फिल्म 24 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। 109 स्कॉट ने अगली बार नेपोलियन का निर्देशन किया, जो नेपोलियन बोनापार्ट की एक बायोपिक थी, जिसमें जोकिन फीनिक्स ने नेपोलियन की भूमिका निभाई और वैनेसा किर्बी ने नेपोलियन की पहली पत्नी महारानी जोसेफिन की भूमिका निभाई। 8 फिल्मांकन फरवरी 2022 में शुरू हुआ। फिल्म को बाद की तारीख में एप्पल टीवी प्लस पर स्ट्रीम करने से पहले सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा 22 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 110 आगामी परियोजनाएं। स्कॉट वर्तमान में ग्लैडिएटर 2 का फिल्मांकन कर रहे हैं, जो पॉल मेस्कल, डेंजेल वाशिंगटन और पेड्रो पास्कल अभिनीत ग्लैडिएटर की अगली कड़ी है। 111 112 फिल्म, जिसका निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ, 22 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। 113 114 6 नवंबर 2023 को स्कॉट ने द न्यू यॉर्कर को बताया कि वह इस प्रक्रिया में हैं। एक पश्चिमी परियोजना की स्टोरी बोर्डिंग 115 और 14 नवंबर को उन्होंने डेडलाइन को बताया कि वह मार्च 2024 में इस परियोजना की शूटिंग शुरू करेंगे। 116 अफवाह है कि यह पश्चिमी परियोजना एस क्रेग ज़हलर के उपन्यास का उनका लंबे समय से चल रहा रूपांतरण है। रेट्स ऑफ द ब्रोकन लैंड 117 118, जिसके विकास की घोषणा 2016 में की गई थी। 119 16 दिसंबर 2023 को स्कॉट ने 20वीं सेंचुरी स्टूडियो के लिए एक्शन थ्रिलर बॉम्ब का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए, जो केविन की एक लघु कहानी पर आधारित है। मैकमुलिन जो पटकथा भी लिखेंगे। 120 टेलीविजन परियोजनाएं। 2002 में रिडले स्कॉट और उनके भाई टोनी द गैदरिंग स्टॉर्म के कार्यकारी निर्माताओं में से थे,
जो द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले के वर्षों में विंस्टन चर्चिल की एक टेलीविजन जीवनी पर आधारित फिल्म थी। बीबीसी एचबीओ के सह निर्माण में इसे प्रशंसा मिली। द गार्जियन के मार्क लॉसन ने इसे चर्चिल के सबसे यादगार टेलीविजन चित्रण के रूप में दर्जा दिया। 121 भाइयों ने सीबीएस श्रृंखला नंबर 3 रुपीज 2005-10 का निर्माण किया, जो एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ के बारे में एक अपराध नाटक था जो एफबीआई को अपराधों को सुलझाने में मदद करता है, और द गुड वाइफ 2009-2016 एक वकील के बारे में एक कानूनी नाटक जो अपने पति के साथ अपनी नौकरी को संतुलित कर रही है। एक पूर्व राज्य वकील एक बड़े घोटाले के बाद अपने राजनीतिक करियर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों स्कॉट्स ने 1980 के दशक के टेलीविजन शो द ए टीम का 2010 में फिल्म रूपांतरण भी बनाया, जिसका निर्देशन जो कारनाहन ने किया था। 123 रिडले स्कॉट अमेज़न के द मैन इन द हाई कैसल 2015-16 के पहले सीजन के कार्यकारी निर्माता थे। 124 स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस के माध्यम से वह डार्क कॉमिक साइंस फिक्शन श्रृंखला ब्रेंडेड के कार्यकारी निर्माता हैं, जो 2016 में सीबीएस पर शुरू हुई थी। 125 126 127 20 नवंबर 2017 को अमेज़न ने द टेरर की दुनिया भर में रिलीज के लिए एएमसी स्टूडियो के साथ एक समझौते पर सहमति व्यक्त की। स्कॉट की डैन सिमंस के उपन्यास की श्रृंखला अनुकूलन ब्रिटिश खोजकर्ता सर जॉन फ्रैंकलिन के एचएमएस एरेबस और एचएमएस टेरर के खोए हुए अभियान की एक सट्टा रिटेलिंग 1845-1848 में आर्कटिक ने डरावनी और अलौकिक कल्पना के तत्वों के साथ नॉर्थवेस्ट पैसेज को मजबूर किया, और श्रृंखला का प्रीमियर मार्च 2018 में हुआ। 128 129 स्कॉट 2019 बीबीसी बटा एफएक्स 3 भाग वाली लघु श्रृंखला एक क्रिसमस के लिए एक कार्यकारी निर्माता थे। कैरल 130 50 वर्षों में स्कॉट की पहली टेलीविजन निर्देशन भूमिका राइज्ड बाय वोल्व्स 2020 में एचबीओ मैक्स पर रिलीज हुई थी। 131 132 स्कॉट ने कहा कि उनकी प्रवृत्ति यह सोचने की थी, मैं फिर से एंड्रॉयड की उस राह पर नहीं जाना चाहता, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने और पसंद आने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपनाने का फैसला किया। 132 यह शो एंड्रॉयड मदर और फादर के इर्द गिर्द घूमता है, जो मिथराइक, जो सोल नामक देवता का पालन करते हैं, और उग्रवादी नास्तिकों के बीच युद्ध के कारण पृथ्वी के नष्ट हो जाने के बाद के पलर 22 ग्रह पर मानव जाति को बचाने का प्रयास करते हैं। 133 व्यक्तिगत जीवन 11 सितंबर 2015 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित द मार्टियन के विश्व प्रीमियर में स्कॉट अपनी तीसरी पत्नी जियानिना फेसियो के साथ रिडले स्कॉट की शादी 1964 से 1975 तक फेलिसिटी हेवुड से हुई थी। इस जोड़े के दो बेटे थे, जेक और ल्यूक। 134 दोनों स्कॉट की प्रोडक्शन कंपनी रिडले स्कॉट एसोसिएट्स में निदेशक के रूप में काम करते हैं। स्कॉट ने बाद में 1979 में विज्ञापन कार्यकारी सैंडी वॉटसन से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी हुई, जॉर्डन स्कॉट, जो एक निर्देशक भी थे, और 1989 में उनका तलाक हो गया। 135 उनकी वर्तमान साथी अभिनेत्री जियानिना फेसियो हैं। 136 जिन्हें उन्होंने अपने सभी किरदारों में शामिल किया है। अमेरिकन गैंगस्टर और द मार्टी यन को छोड़कर व्हाइट स्क्वॉल के बाद से फिल्में 137 और जिनसे उन्होंने 2015 में शादी की। वह अपना समय लंदन, फ्रांस और लॉस एंजल्स में घरों के बीच बांटते हैं। 84 उनके सबसे बड़े भाई फ्रैंक की 1980 में त्वचा कैंसर से 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 138 उनके छोटे भाई टोनी, जो उनकी कंपनी स्कॉट फ्री में उनके बिजनेस पार्टनर भी थे,
कि 19 अगस्त 2012 को विंसेंट से कूदने के बाद 68 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। थॉमस ब्रिज, जो मूल रूप से कैंसर से विवादित लंबे संघर्ष के बाद लॉस एंजल्स हार्बर तक फैला है। 139 टोनी की मृत्यु से पहले उन्होंने और रिडले ने रॉबिन कुक के उपन्यास कोमा फॉर ए एंड ई पर आधारित एक लघु श्रृंखला पर सहयोग किया था। 2 भाग वाली लघु श्रृंखला का प्रीमियर 3 सितंबर 2012 को एई पर हुआ, जिसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। 140 स्कॉट ने अपनी कई फिल्में अपने परिवार की याद में समर्पित की हैं। ब्लेड रनर अपने भाई फ्रैंक को, ब्लैक हॉक डाउन अपनी मां को और द काउंसलर एंड एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स अपने भाई टोनी को। 141 रिडले ने 2016 के गोल्डन ग्लोब्स में अपने दिवंगत भाई टोनी को भी श्रद्धांजलि दी, जब उनकी फिल्म द मार्टियन ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार जीता था। 142 2013 में स्कॉट ने कहा कि वह नास्तिक है। 143 हालांकि सितंबर 2014 के एक साक्षात्कार में जब बीबीसी ने पूछा कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो स्कॉट ने उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि हर तरह के सवाल उठाए गए हैं। यह एक अनोखा सवाल है। यदि हम पूरी चीज को व्यावहारिक रूप से देखें तो बिग बैंग हुआ और फिर हम लाखों अरबों वर्षों के इस विकास से गुजरे जहां संयोग से सभी सही जैविक दुर्घटनाएं सही तरीके से सामने आईं। एक हद तक इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उस सब में कोई नियंत्रक, निर्णायक या मध्यस्थ न हो। तो वह कौन था, या वह क्या था? क्या हम ब्रह्मांड या आकाशगंगा की मूल समग्र पलक में एक बड़ा भव्य प्रयोग हैं? ऐसे में इसके पीछे कौन है? स्कॉट के लगातार सहयोगी रसेल क्रो ने टिप्पणी की, मुझे रिडले के सेट पर रहना पसंद है क्योंकि अभिनेता प्रदर्शन कर सकते हैं और ध्यान कलाकारों पर है। 145 पॉल एम सैमन ने अपनी पुस्तक फ्यूचर नॉयर द मेकिंग ऑफ ब्लेड रनर में मूवी कॉम के साथ एक साक्षात्कार में टिप्पणी की कि पिछले कुछ वर्षों में स्कॉट के अपने अभिनेताओं के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है। 146 हाल ही में स्कॉट की 2012 की फिल्म प्रोमेथियस के फिल्मांकन के दौरान चार्लीज थेरॉन ने अपने पात्रों को स्क्रीन पर चित्रित करने के तरीके में सुधार के लिए कलाकारों के सुझावों को सुनने के लिए निर्देशक की इच्छा की प्रशंसा की। थेरॉन ने फिल्मांकन के दौरान अपने चरित्र को और अधिक गहराई देने के लिए लेखकों और स्कॉट के साथ मिलकर काम किया। 147 महाकाव्यों पर काम करते समय स्कॉट कहते हैं, यह खतरा हमेशा बना रहता है कि पात्र एक बड़े कैनवास पर ढेर हो सकते हैं। जोड़ने से पहले मेरा मॉडल डेविड लीन है, जिनके पात्र कभी भी प्रोसेनियम में खो नहीं गए। 148 स्कॉट का काम अपने आकर्षक दृश्यों के लिए पहचाना जाता है, जिसमें नायिकाएं भी एक सामान्य विषय है। 213 149 150 लॉस एंजल्स टाइम्स के फिल्म संपादक जोशुआ रोथकोफ ने लिखा, स्कॉट फिल्मों की सबसे सुसंगत गुप्त नारीवादी हो सकती हैं। 8 उनकी दृश्य शैली, जिसमें उत्पादन डिजाइन और नवीन वायुमंडलीय प्रकाश व्यवस्था के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण शामिल है, फिल्म निर्माताओं की अगली पीढ़ी पर प्रभावशाली रही है। 2-3 जेम्स कैमरून ने टिप्पणी की, मुझे रिडले की फिल्में पसंद हैं और मुझे उनका फिल्म निर्माण पसंद है। मुझे फोटोग्राफी की सुंदरता पसंद है। मुझे वह आंतरिक एहसास पसंद है कि आप वहां हैं, कि आप मौजूद हैं। 151 स्कॉट आमतौर पर एक्शन दृश्यों तक धीमी गति का उपयोग करते हैं। उदाहरणों में एलियन और ब्लेड रनर शामिल हैं। उदाहरण के लिए, लॉस एंजल्स टाइम्स की आलोचक शीला बेंसन बाद वाले को ब्लेड क्रॉलर कहेंगी क्योंकि यह बहुत धीमी है। स्कॉट का दावा है कि उसके पास इडेटिक मेमोरी है,
जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे उन्हें अपनी फिल्मों में दृश्यों की कल्पना करने और स्टोरी बोर्डिंग करने में मदद मिलती है। 152 स्कॉट ने जटिल दृश्यों को यथासंभव तेजी से फिल्माने के लिए एक विधि विकसित की है। मुझे हमेशा कम से कम 3 कैमरों के साथ काम करना पसंद है। इसलिए वे 50 सेट अप एक दिन केवल 25 सेट अप हो सकते हैं, सिवाय इसके कि मैं सेट अप में कवर कर रहा हूं। तो आपका काम समाप्त हो गया। मेरा मतलब है, यदि आपको 3 कैमरों पर तैयारी करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, या यदि यह एक बड़ा स्टंट है, तो 11 कैमरे, और जबकि इसमें समय लग सकता है सेट अप करने के लिए 45 मिनट, फिर तो जब दोस्तों आप आज की इस तैयार वीडियो में होते हमने हैं बात करी तो इस आप एक कहते तरह से हैं एक्शन। ज़बरदस्त अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाली है नवंबर के महीने में। और 2024 में एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त एक तरह से मूवीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। उन सभी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, और आपको जिस भी मूवी के बारे में अपडेट जानना हो या किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।